हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। मैं सुरेंद्र सिंह आज आपको केमिस्ट्री का एक टॉपिक करवाने वाला हूं। और केमिस्ट्री में दोस्तों हम एक तरीके से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। एग्जाम के जो से पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम आपके लिए एक तरीके से ये सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें आपको सब्जी सब्जेक्ट, जैसे मैं अभी आपको साइंस करवाने वाला हूँ जिसमें केमिस्ट्री रहने वाला है, उसी प्रकार आपको है ना प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। जैसे बायोलॉजी की अलग से प्ले लिस्ट मिलेगी जिसकी थ्योरी की क्लास अलग है आपकी, और उसके अंदर जैसे प्रैक्टिस सेट है उनकी अलग से है। उसी प्रकार जैसे आपकी फिजिक्स की हो जाएगी, केमिस्ट्री की हो जाएगी, जैसे ज्योग्राफी हो जाएगी, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी की क्लास भी मिलेगी आपको, साथ में इस प्रकार के जैसे प्रैक्टिस सेट है वो भी मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी जैसे वीडियो है वो देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या रहेगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक है वो किसे कहा जाता है। रसायन शास्त्र मतलब दोस्तों केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के जो जनक है, ठीक है। तो इस ये जो टर्म है इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इसका मतलब होता है जैसे जनक हो गया, फादर हो गया, ठीक है, खोजकर्ता हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ना ये सारे जो वर्ड है वो एक ही है। इसका मतलब पूछने का एक ही है कि जो ये चीज है ये किसने बनाई है, या इसके बारे में सबसे पहले है वो हमें किसने बताया है। तो ये सबसे पहले हमें जो रसायन शास्त्र है इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों, तो किसने बताया था, लेवोसियर ने बताया था, ठीक है। यानी इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपको ध्यान में रखने हैं जैसे फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स के खोजकर्ता कौन है, तो फिजिक्स के बारे में माना जाता है जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है, न्यूटन है और गैलीलियो है। इनको संयुक्त रूप से जो फिजिक्स है इसके खोजकर्ता माना जाता है, या इन्हें फादर माना जाता है इसकी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें हम जैसे बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के खोजकर्ता है, उसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो उसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो उसके है अरस्तु। तो तीनों के आपको ध्यान में रखना है। साइंस जब आप कर रहे हो, जैसे रसायन शास्त्र है तो रसायन शास्त्र के कौन है, लेवोजियर है, ठीक है। फिजिक्स के कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो, ठीक है। और बायोलॉजी है उसके है कौन, अरस्तु। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। यानी धनावेशित हिस्सा दोस्तों इसका मतलब है यानी पॉजिटिव। धनावेशित का मतलब है पॉजिटिव, यानी जहां पे जो से पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस होता है ना, उसके नाभिक में आपसे पूछ लिया जाता है कि नाभिक में उसकी क्या क्या चीजें होती है। तो जो न्यूक्लियस होगा उसके नाभिक में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, एक तो मिलेगा आपको प्रोटॉन, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा प्रोटॉन, और साथ में आपको क्या मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। एक प्रोटॉन मिलेगा, एक इसी के साथ में आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। ये दोनों चीजें मिलेगी आपको कहां पे, जो न्यूक्लियस होगा उसके नाभिक में मिलेगी, ठीक है। और प्रोटॉन पे अगर आपसे चार्ज पूछा जाए तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे भी दोस्तों कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी इसको हम बोल सकते हैं ये न्यूट्रल होता है, यानी हिंदी में देखें तो ये उदासीन होता है। ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव है। ये मैंने अभी आपको बताया है कि परमाणु का जो नाभिक होगा उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है, तो क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं, ठीक है। इसके चार्ज भी मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी उदास होता है, ठीक है। और ये ना आपको इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जैसे जो प्रोटॉन है इसके खोजकर्ता कौन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों, इसके खोजकर्ता है रदरफोर्ड। कौन है इसके खोजकर्ता, रदरफोर्ड है, ठीक है। इन्होंने जो प्रोटॉन है इसकी जो खोज की थी तो कब की थी दोस्तों, तो वो की है 1911, ठीक है। 1911 में प्रोटॉन की इन्होंने खोज की थी, ठीक है। और जैसे जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता भी आपसे पूछा जाता है, तो जो न्यूट्रॉन है उसके खोजकर्ता है वो कौन है दोस्तों, वो है चैडविक, ठीक है। 1932 में सॉरी दोस्तों, 1932 में चैडविक ने किसकी खोज की है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन है उसकी खोज की थी, किसने, चैडविक जी ने,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है? प्रोटॉन की है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि इस पे जो आवेश होता है वो होता कितना है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस पे आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है वो, इस पे आवेश है या चार्ज जो है वो पाया जाता है। किस पे पाया जाता है दोस्तों? तो वो पाया जाता है प्रोटॉन पे। ये सभी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो एटम होता है, एटम का आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो इसका भाग नहीं है, तो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, वो भी इसका भाग होता है। प्रोटॉन है, वो भी इसका भाग होता है। न्यूट्रॉन है, वो भी इसका भाग होता है। लेकिन जो फोटोन है ना, वो इसका भाग नहीं होता। ठीक है, इसमें भाग पूछा गया है, तो ये तीनों है, ये इसके भाग होते हैं। लेकिन जो फोटोन है वो इसका भाग नहीं होता। तो लेकिन फोटोन होता क्या है? तो फोटोन है ना, ये बंडल होते हैं। किसके बंडल होते हैं दोस्तों? तो ऊर्जा के। ठीक है, ये ऊर्जा के बंडल होते हैं। फोटोन है वो किसके बंडल होते हैं दोस्तों? तो वो ऊर्जा के बंडल होते हैं। यानी जैसे जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है तो वो किस फॉर्म में मिलती है? तो वो किस फॉर्म में मिलती है? हमें फोटोन की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, यानी सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे तक है, वो किस फॉर्म में पहुंचती है? तो वो किस फॉर्म में पहुंचती है? तो वो फोटोन की फॉर्म में पहुंचती है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। अब यहाँ पे जो नाभिक है इसके बारे में पूछा गया है। जो नाभिक है इसकी खोज करता है वो कौन है? तो वो कौन है दोस्तों? वो है रदरफोर्ड। ठीक है, नाभिक की भी खोज इन्होंने की है और प्रोटॉन है उसकी भी खोज करता यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की है। तो जो न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की है दोस्तों? वो चैडविक ने की है। और ये की कब है दोस्तों? तो ये की है 1932 में। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की है। किसने की है? चैडविक ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। ठीक है, यानी गॉड पार्टिकल है, या इसको और भी बोला जाता है जैसे ईश्वरीय कण। क्या बोला जाता है दोस्तों? ईश्वरीय कण। तो जो ईश्वरीय कण है वो कौन सा है? वो है दोस्तों हिग्स बोसोन। कौन सा है? हिग्स बोसोन है। इसे ईश्वरीय कण भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी है ना दोस्तों सबसे पहले जो परिकल्पना है, ठीक है, इसकी जो सबसे पहले परिकल्पना है उसके बारे में पूछा जाता है कि हिग्स बोसोन है या ईश्वरीय जो कण है, इसकी सबसे पहले जो परिकल्पना है वो कब दी गई थी। तो वो कब दी गई है दोस्तों? वो दी गई थी 1964 में। 1964 में सबसे पहले हिग्स बोसोन की परिकल्पना दी गई थी। और इसका आपसे पूछा जाए कि प्रायोगिक जो सत्यापन है वो कब किया गया था। तो इसका जो प्रायोगिक स्थापन है दोस्तों वो किया गया था 14 मार्च 2013 को। 14 मार्च 2013 को दोस्तों इसका प्रायोगिक है जो सत्यापन है वो किया गया था। और इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था दोस्तों। ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था। तो उन साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या थे दोस्तों? एक साइंटिस्ट का नाम था पीटर हिग्स। क्या था? पीटर हिग्स। और इन्हीं के साथ में एक साइंटिस्ट और था जिसको क्या बोलते हैं? एंगलर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एंगलर्ट। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और इसी काम के लिए दोस्तों इनको 2013 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था इसी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। तो आवेश रहित तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन है दोस्तों वो कण है वो क्या होता है? आवेश रहित होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको न्यूट्रल या उदासीन मानते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन है इसके खोजकर्ता मैंने अभी आपको बताया था जेम्स चैडविक इसकी खोज करता है और 1932 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, यानी नेगेटिव जो चार्ज है वो किस में होता है। तो नेगेटिव चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो ऋणात्मक जो आवेश होगा वो किस में होता है, तो वो होता है दोस्तों बीटा कण में। किसमें होता है, बीटा जो कण होता है वो क्या होता है, एक तरीके से नेगेटिव उस पे जो चार्ज है वो पाया जाता है, ठीक है। और जो गामा जो रेज है, ठीक है, उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल होती है एक तरीके से। और अल्फा जो कण है, ठीक है, उस पे कौन सा चार्ज होता है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो बीटा कण है इस पे अपना कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और गामा पे अपना कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ये पीछे एसएससी के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ठीक है। यानी जिसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या पूछी गई है तो वो कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, तो द्रव्यमान संख्या मतलब होता है मास नंबर। इसने क्या पूछा है हमसे, मास नंबर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो जो मास नंबर है वो कितना है इसका, वो होता है 4, ठीक है। और मास नंबर आपसे पूछा जाए कि किससे डिनोट किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये किससे दर्शाते हैं हम, तो किससे द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों, ए के द्वारा दर्शाया जाता है। और ये निकलते कैसे हैं, मास नंबर है वो कैसे निकाला जाता है, तो कैसे निकाला जाता है दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमें जो उत्तर में मिलता है वो क्या मिलेगा दोस्तों, वो मिलता है हमें द्रव्यमान संख्या। तो इसमें पूछा गया था 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। 2 और प्लस 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यानी उसमें जो मास नंबर होंगे तो वो कितने होंगे दोस्तों, 4 होगा, ठीक है। इसी से इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो सॉरी, तो जो द्रव्यमान संख्या होती है उसके बारे में मैंने अभी बताया था आपसे कि जो मास नंबर है, ठीक है, जो मास नंबर है अभी बताया था मैंने आपको, मास नंबर होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, तो क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, तो इसमें कहां पे दिया गया है, ये देखो पहला ही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब हम जोड़ते हैं दोनों को तो हमें क्या मिलता है, द्रव्यमान संख्या मिलती है, यानी मास नंबर हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये प्लूटोनियम हमें न्यूक्लाइड दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम किस प्रकार निकालेंगे, तो किस प्रकार निकाल सकते हैं हम, इसमें से हम निकालेंगे कि जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से हम प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या से हम माइनस करेंगे किसकी, प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी इससे। जब हम द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर है उसमें से माइनस करेंगे प्रोटॉन की संख्या तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है दोस्तों, वो है 242। जब हम 242 में से 94 माइनस करेंगे, यानी ये क्या है, हमारी प्रोटॉन की संख्या है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 148, ठीक है, 148। यानी इसका हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऊपर वाली होती है जो ये संख्या है ना अपनी, इसको हम बोलेंगे मास नंबर और ये प्रोटॉन की संख्या होगी अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है।
ठीक है, जिसमें क्या है, प्रोटॉनों की संख्या तो इसमें समान माना है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या अगर डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम आइसोटोप्स बोला जाता है, या इनको बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या रहेगी, समान रहेगी, परंतु जो न्यूट्रॉन है इनकी संख्या क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, यानी भिन्न भिन्न हो जाती है। तो इन ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है समस्थानिक या आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका अगर बिल्कुल अपोजिट करते हैं, जैसे इसे प्रोटॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या है वो समान रहेगी, तब वो क्या कहलाएंगे, तब उनको आइसोबार बोला जाता है, यानी समभारिक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाएगा, समभारिक या आइसोबार इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है अपना कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसपे, ठीक है, यानी अभी हमने देखा कि आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं, कि जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या है वो अलग अलग होती है। तो इसमें देखो कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये करेक्ट है, यानी प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। ठीक है, यानी रेडियो एक्टिविटी, या आपको शब्द लिखा हुआ मिल जाए रेडियो सक्रियता। ठीक है, दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिविटी है इसके जो आविष्कारक है वो कौन है दोस्तों, तो वो है बेकुरल। ठीक है, वो कौन है दोस्तों, बेकुरल है। इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था, और कब बताया था दोस्तों, तो कब बताया है इन्होंने, 1896 में। कब बताया है, 1896 में इन्होंने सबसे पहले रेडियो सक्रियता के बारे में हमें बताया था। ठीक है, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है दोस्तों, 1903 में इन्हें इसी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, एक आपने इसी के अंदर नाम सुना होगा मैडम क्यूरी का। ठीक है, तो जो मैडम क्यूरी है, मैडम क्यूरी, या दोस्तों इसकी जगह लिखा हुआ मिल सकता है आपको मैरी क्यूरी के नाम से। ठीक है, दोनों एक ही है ये सारी चीजें। जो मैरी क्यूरी है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो यूरेनियम होता है उसका ऐसक नहीं होता है क्या, पिंच ब्लेड, तो इससे इन्होंने दो पदार्थ बनाए थे। क्या क्या बनाए थे, एक तो बनाया था इन्होंने रेडियम। क्या बनाया था, रेडियम, जिसको क्या बोला जाता है, RA के नाम से भी जाना जाता है। एक क्या, दूसरा क्या बनाया था दोस्तों, पोलोनियम। पोलोनियम, जिसे PA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने दो चीजें बनाई थी, दो पदार्थ बनाए थे, एक तो बनाया था रेडियम बनाया था, एक बनाया था पोलोनियम। ठीक है, और इसी के लिए दोस्तों जो ये मैरी क्यूरी थी, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला है इनको, 1911 में। ठीक है, 1911 में इन्हें ये आविष्कार जो पुरस्कार है वो मिला था। ठीक है, और इनके पति का नाम भी पूछा जाता है, तो वो कौन सा था, कौन थे, पीरे क्यूरी। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर दोस्तों ये पदार्थ है इनकी खोज की थी। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्रों में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इनकी जो मौत हुई है दोस्तों, ठीक है, जो मैरी क्यूरी है ना, इनकी मौत हुई थी वो किसके कारण हुई थी, रेडियम की अधिकता के कारण इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, यानी आप कैसे बता सकते हो कि वे पदार्थ जो अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं, उन पदार्थों को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उनको क्या बोला जा सकता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनको बोला जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बाकी का दोस्तों हम जो इसकी जो थ्योरी है वो अलग अलग टॉपिक जैसे डाल देंगे हम, जैसे रेडियो एक्टिविटी है इसके बारे में स्पेशल मैं आपको टॉपिक डाल दूंगा, वो प्ले लिस्ट में आप देख लेना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो परिवर्तन है वो कितने टाइप के होंगे। एक तो होता है अपना कौन सा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, एक है अपना
भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है दोस्तों अपना रासायनिक परिवर्तन, दूसरा होता है दोस्तों अपना कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक तो है अपना कौन सा भौतिक परिवर्तन है, एक होता है अपना रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन है उसको एक तरीके से आप ट्रिक याद रख लेना। कैसे याद रखोगे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसकी ट्रिक है आपकी 1 to 1। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन है इसकी क्या है 1 और 2। अब आप ट्रिक को समझो कैसे कि भौतिक परिवर्तन होगा, क्या होगा उसमें, क्या होता है कि कोई पदार्थ है, ठीक है, उसने अपनी एक बार अवस्था चेंज कर ली, ठीक है, यानी वो 1 से 2 में आ गया, दूसरी अवस्था में आ गया ना, फिर क्या होगा कि वापस वो उसी सेम अवस्था में आ सकता है जैसा पहले था। ठीक है, तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे हमने जल लिया, जल को जब गर्म किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा, यानी उस भाप के अंदर चेंज हो जाता है। जब हम उसको ठंडा करेंगे तो वापस किस में आ जाएगा, वो जल बन जाएगा, बन जाएगा ना। जब ये जल है, ये पहली अवस्था थी, ये दूसरी अवस्था है, ये वापस उसी पहली अवस्था के अंदर आ गया। यानी जब जल को हमने गर्म किया तो किस में बदल गया, ये भाप के अंदर आ गया, और भाप से वापस ये किस के अंदर आ गया है, ये जल में आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोल सकते हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन को दोस्तों हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और जब रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब आ जाता है तो वापस पहली अवस्था में नहीं आ सकता। कैसे, जैसे एग्जांपल से समझो आप, जैसे हमने दूध लिया दोस्तों, क्या लिया हमने, दूध लिया, दूध से हमने क्या बना लिया, दही बना लिया, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गया है ना। अब आप ये बताओ कि जब दही बन गया है दूध का, तो दही से वापस हम क्या दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। यानी कि जब एक पदार्थ अपने से दूसरी अवस्था में जब चला जाता है और वापस उसी अवस्था में ना आ सके, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें उदाहरण है दोस्तों वो क्या है, पानी में चीनी का घुलना, यानी इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी जब पानी में चीनी घुल जाएगी, ठीक है, तो वो अपनी से दूसरी अवस्था में आ गई है। ठीक है, तो हम है ना वापस जब चीनी पानी में घुल गई है तो वापस पानी से हम चीनी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो पानी में चीनी का घुलना है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो जल का वाष्प में, ये भी मैंने बताया था, जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सा कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जल को हम दो टाइप से देख सकते हैं, एक तो हमने जल से वाष्प बना लिया यानी भाप बना ली, ठीक है, वापिस हम क्या इससे जल बना सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जल है उसको हमने बिल्कुल चिल्ड कर दिया, बिल्कुल ठंडा कर दिया, तब क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी, और बर्फ से फिर वापस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, यानी जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब दोस्तों हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसके अंदर जो ऊर्जा है वो किस रूप में उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोलाइसिस है वो क्या होता है कि जल और लवण के आयन, ठीक है, जल और लवण के जो आयन है वो परस्पर जब घुलते हैं ना, तो घुलने के बाद में वो एक प्रकार से घोल तैयार करते हैं। ठीक है, कौन किस प्रकार का घोल होगा, या तो वो क्या होगा, अम्लीय घोल होगा, या तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, या दोस्तों वो घोल होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। यानी या तो वो एसिडिक नेचर का है या फिर वो क्या है दोस्तों, बेसिक नेचर का है। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस बोल रहे हैं। तो इस दौरान है दोस्तों, जब वो घोल तैयार हो रहा है, या तो वो अम्लीय हो रहा है या वो क्षारीय हो रहा है, तो इस दौरान हमें जो ऊर्जा है वो हमें किस रूप में मिलती है, तो किस रूप में मिलती है दोस्तों, तो वो उष्मा के रूप में हमें मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रख सकते हो ना कि जो जल अपघटन होगा तब हमें जो ऊर्जा मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी, तो वो उष्मा के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक है वो इसको ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पाश्चराइजेशन है ये किया क्यों जाता है। ठीक है, ये किया क्यों जाता है, तो क्यों किया जाता है दोस्तों कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है जिसके साथ ये जैसे क्रिया की जाती है, तो वो इसलिए की जाती है ताकि उसकी जो भंडारण क्षमता है उसमें सुधार किया जा सके। यानी जैसे दूध है उसका पाश्चराइजेशन करें, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि उसके अंदर जैसे कोई छोटे छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव, उनको किल किया जा सके, जैसे बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उनको किल किया जाता है ताकि जो दूध है उसका भंडारण है वो लंबे समय तक किया जा सके। तो सबसे पहले तो आपसे ये भी पता होना चाहिए कि पाश्चराइजेशन जो प्रक्रिया है उसकी खोजकर्ता कौन है। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, तो किसने की है दोस्तों, लुई पाश्चर ने की है। लुई पाश्चर ने दोस्तों इसकी खोज की थी। ठीक है, और ये किस पे अपनाई जाती है एक तरीके से, तो ये जो दूध है उसी पे ये प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। ठीक है, यानी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय के बाद में इसको अचानक से एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। एचएससी ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो सुमेलित इसमें से कौन सा है, अलवणीकरण होता है, वो किस में अपनाया जाता है, जैसे समुद्री जल में। ठीक है, और प्रतिलोम प्राशन है, ये किस पे अपनाया जाता है, पेयजल में। ठीक है, और विकृतीकरण ये प्रोटीन में अपनाया जाता है। और पाश्चुरीकरण ये हमने अभी पढ़ा है, तो ये चाय पे नहीं अपनाया जाता, तो ये किस पे अपनाया जाता है, ये दूध पे अपनाया जाता है। ठीक है, यानी ये एक प्रक्रिया है जो इसके भंडारण में क्या है, एक तरीके से समता प्रदान करती है, सुधार करती है। ठीक है, प्रतिलोम प्राशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है आरओ, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जो हम आरओ यूज करते हैं पानी को प्योरीफाई करने के लिए, या अपने घर वगैरह है या ऑफिस है, एकेडमी वगैरह है, वहां पे आपको मिल जाएगा जो आरओ है। ठीक है, वो किस लिए अपनाया जाता है, वो अपनाया जाता है ताकि जो अपना जो पेयजल है उसको शुद्ध किया जा सके, उसमें से जितनी भी अशुद्धियां होती है उसको निकालने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो पाश्चराइजेशन है उसके लिए क्या, कौन सी किसके लिए अपनाते हैं हम, तो ये किसके लिए अपनाते हैं, तो ये दूध के लिए। और चाय के लिए भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाय के लिए कौन सा अपनाया जाता है, तो चाय के लिए क्या अपनाया जाता है, क्यूरिंग। क्या अपनाया जाता है दोस्तों, क्यूरिंग अपनाया जाता है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है, क्यूरिंग अपनाई जाती है। और चाय के अंदर आपसे पूछ ले कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, टेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टेनिक अम्ल इसमें पाया जाता है, किसमें दोस्तों, चाय के अंदर। और दूध के बारे में, दूध के बारे में आप 2-3 क्वेश्चन ध्यान में रख लेना। क्या क्या रखोगे, एक तो दूध का आपको पीएच मान पता होना चाहिए। ठीक है, दूध का जो पीएच मान होता है, यानी जब आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे कोई पहलवान है तो वो क्या है, दूध पीता है, और दूध पीता है तो वो कुश्ती के अंदर दूसरा जो पहलवान होता है उसके छक्के छुड़ा देता है। तो इसमें आप ध्यान रखोगे क्या, कि जो दूध पिएगा वो छक्के छुड़ाएगा, यानी 6.4 से 6.6 इसका क्या होता है दोस्तों, पीएच मान होता है। ठीक है, दूध है उसके अंदर आपसे पूछा जाए कि जो बैक्टीरिया है वो कौन से होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कौन से होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं लैक्टोबैसिलस। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस है जो बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं किसमें, दूध के अंदर। ठीक है, और दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो उस यंत्र को क्या बोला जाएगा दोस्तों, तो उसको बोला जाता है लैक्टोमीटर। क्या बोला जाता है उसको, लैक्टोमीटर कहा जाता है। ठीक है, और जब दूध है दोस्तों, दूध से जब दही बन गया, ठीक है, दूध से क्या बन गया, दही बन गया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और जब दही बन गया तब इसमें अम्ल भी आ जाता है, कौन सा अम्ल हो जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल आ जाता है, लैक्टिक अम्ल आ जाता है। ठीक है, तो दूध के बारे में इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और प्रोटीन के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल इसमें पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन है वो अच्छा लगा होगा। हम इसी प्रकार की और वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जरूरतमंद बच्चों की सहायता हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।